नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इसमें हम आज के द हिंदू समाचार पत्र को पूरी तरह से पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आज है 29 नवंबर 2023, 260वां हमारा एपिसोड है। अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के अखबार पे और देख लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसमें पढ़ने लायक हैं, जो इसमें इग्नोर करने लायक है। जो हमारा एक रोज का जो एक प्रक्रिया है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, जल्दी से एक बार उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आज ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मद्रास में कुछ कलेक्टरों को नोटिस दिए थे। हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, कहा है कि जब तक चार्जेस क्लियर ना हो आप इस तरह से लोगों को सम्मन नहीं दे सकते। ये एक ठीक है प्रोसीजरल मामला है, छोड़ सकते हैं। उत्तराखंड में टनल से हमारे मजदूर भाई जो फंसे हुए थे, कल शाम को उनको बाहर निकाल लिया गया। जितने भी हमारे यूपीएससी प्रिपरेटरी चैनल्स हैं उनमें सबसे पहले इसको लगभग लाइव मैंने पढ़ाया। आप में से काफी लोगों ने कल देखा होगा। कल आप लोगों ने अगर वो लेक्चर देखा तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा था वैसे वैसे इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था, ये लोग बाहर निकल रहे थे। बड़ी आनंद की खबर है, बड़ी खुशी की खबर है और अपनी तरह का बहुत ही मुश्किल एक मिशन था जो भारत ने करके दिखाया और सभी 41 मजदूर जो हैं वो सकुशल हैं, वो स्वस्थ हैं, वो बाहर निकल गए हैं। थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे। अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है, कल मैंने काफी डायग्राम वगैरह बना के समझाया था, आपको अगर विस्तार से जानना है तो फिर आप मेरा कल शाम मेरे ख्याल से 8:20 पे वो लेक्चर आया था, आप रात को आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन आज भी थोड़ा सा बहुत संक्षेप में आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है यार। ये दिल्ली के राजनीतिक ड्रामे खत्म नहीं होते, इसको पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन अब दिल्ली में क्या हो रहा है, मुख्य सचिव साहब जो है नरेश कुमार, वो हो रहे हैं रिटायर। अब केंद्र और राज्य सरकार लड़ रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि नरेश कुमार के ही सेवा विस्तार दे दिया जाए, दिल्ली सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है कि नरेश कुमार पे भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले में बीच में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यार आप लोग मिल बैठ के फैसला करो, हर चीज के लिए हमको ही बीच में ले आते हो, क्या चल रहा है ये। तो यार मतलब ये अलग ही पेन है, लेकिन खैर ठीक है, जब ये सुलझेगा मामला तब आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी बताने का कोई औचित्य नहीं है, यही है अभी तक जो बता दिया बस यही है और कुछ है नहीं। केरल में राज्यपाल में, अब आपको याद होगा पंजाब में राज्यपाल के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और केरल में आरिफ मोहम्मद खान साहब को कहा था कि भैया तुम भी ये फैसला पढ़ लो क्योंकि पूरा पूरा तुम्हारा केस भी सेम है। तो आरिफ मोहम्मद खान ने उसको पढ़ने के बाद एक बिल को स्वीकार कर लिया है और 7 बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिए हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर को निलंबित किया गया है उसके बाद जबकि एक पीएचडी छात्र ने वहां पर आत्महत्या करी थी मार्च में। जांच के बाद एक प्रोफेसर को, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित किया गया है। थोड़ी सी चर्चा हम इस मामले में करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर हमारे पढ़ने लायक क्या है, क्यों ये एक रूटीन मामला नहीं है, ये निर्वाचन वाला है। लेकिन यहां पर बस ये इन क्लास लिखा है मैंने, तो यार इसमें पढ़ाने को कुछ है नहीं क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। छात्र आत्महत्याएं हमारे यहां रुक नहीं रही हैं। कोटा में 25वीं आत्महत्या हो गई है, बहुत ही दुखद है। कोटा में जहां पर बच्चे आमतौर पर नीट और आईआईटी जेईई की तैयारी करने जाते हैं, इस साल की 25वीं आत्महत्या एक 20 साल की मेरे ख्याल से छात्रा थी, लड़की थी, जिसने आत्महत्या कर ली है। अब ये लड़का है कि लड़की मैंने उतना ध्यान से देखा नहीं, लेकिन अब इसमें बंगाल का एक छात्र था और उसने आत्महत्या कर ली है। पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, अनुचित दबाव, अनुचित अपेक्षाएं, सपोर्ट सिस्टम ना होना, ये सारी चीजें हम पहले इन पे चर्चा कर चुके हैं। लेकिन बहुत दुखद है कि भाई हमारे युवा जो हैं इस प्रकार से अपनी जान दे रहे हैं, ये बहुत बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संपादकीयों में टाइम फॉर एक्शन और अनपैकिंग द दुबई क्लाइमेट मीट दोनों को मिला के पढ़ाऊंगा क्योंकि COP 28 जो कि कल से प्रारंभ हो रहा है 30 तारीख से, उसको लेकर अब आर्टिकल आने शुरू हो गए हैं। ज्यादा पहले भी आ रहे थे, पहले वाले मैं छोड़ रहा था, लेकिन अब से जो आर्टिकल्स आएंगे और खास तौर पे खत्म होने के बाद जो आर्टिकल्स आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो अभी जो है आज एक बेसिक आर्टिकल जो है ये दोनों, इनको मिलाकर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बहुत ही खराब आर्टिकल आया है, अभिजीत सिंह का, मत पढ़िएगा। मुझे लगा था कुछ नया होगा, पर यार देखिए आर्टिकल लिखने का पर्पस ये होता है यार मैरीटाइम सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है, ये तो हमको पता है ना कि समुद्री सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ये तो पता है। अब इसमें कुछ नई चुनौतियां हो तो आप बताओ, तब तो मैं आपको पढ़ाऊं भी।
पूरे आर्टिकल में यही लिखा है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अरे यार ये तो पता ही है, इसमें क्या ऐसी बात है, तो क्यों टाइम खराब करना है, ये आर्टिकल को हमने छोड़ दिया। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जिसके बारे में हमने बात करी थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण से उस डिबेट को एक बार दोबारा इनिशिएट किया था, उस पर द हिंदू का एक संपादकीय आया है। कुछ नए बिंदु हैं इसमें जिनको मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। मराठा मोबिलाइजेशन राजनीतिक आर्टिकल है, छोड़ सकते हैं कि भाई राजनीतिक आर्टिकल इसमें बताया गया है। डिस्क्लोज पॉलिटिकल डोनेशन, राजनीतिक चंदे के बारे में हमें एक पारदर्शिता की संस्कृति लाने की आवश्यकता है, यह बात इस आर्टिकल ने बताई है, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आरबीआई ने रिस्क वेटिंग बढ़ा दी है लेंडिंग के लिए, जो अनसिक्योर्ड लोन है उनके लिए बैंकों को ज्यादा सुरक्षा रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी चर्चा हम संक्षेप में इसके बारे में भी करेंगे। बाकी ये सब त्याग सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ही आया है जिसका कोई खास औचित्य नहीं है पढ़ने का, ठीक है। बाकी ये तो इलेक्शन पेज है, इसको हम छोड़ सकते हैं, इलेक्शन वाले पेजेस को हम त्याग सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये बस ये है एक छोटा सा एक सर्वे आया है, इसमें और कुछ था नहीं, बस एक ही लाइन थी। तो यार मुस्लिम छात्रों में जो 2019-20 से लेके 2021-20-21 के बीच में एनरोलमेंट में उच्च शिक्षा में 18 से 23 साल के बच्चों में, मुस्लिम बच्चों में गिरावट देखी गई। यानी कि 2019-20 में जैसे आप देखेंगे कि 2019-20 में 21 लाख मुस्लिम छात्र हायर एजुकेशन के लिए एनरोल हुए थे, 2020-21 में वो घट के 19.21 लाख रह गए, तो एक अच्छी खासी गिरावट नोटिस की गई। थोड़ा सा मेरे को ये आर्टिकल अजीब इसलिए भी लग रहा है क्योंकि 2019-20 और 20-21 के बीच में कोविड आ गया था, तो इस आर्टिकल ने कहीं भी कोविड की बात नहीं करी है कि यार कोविड के समय तो बहुत सारे लोगों की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ा था, बहुत सारे लोगों के काम धंधे चले गए थे, वो घरों में बंद हो गए थे, तो वो भी एक प्रभाव हो सकता है जिसको इस आर्टिकल ने इग्नोर कर दिया। इसलिए आर्टिकल मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। चलिए, विश्व में अब आप ये हमास और इजराइल की जो युद्ध संधि है ये चल रही है अभी, और धीरे धीरे, और आपको याद है मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे एक बार अगर संधि हो गई, एक बार अगर युद्ध विराम हो गया, तो फिर वैश्विक शक्तियों के पास मौका होता है कि वो इसमें दखल देते रहें, इस युद्ध विराम को बढ़ाते रहें, इसको एक्सटेंड करते रहें, ये उनके पास अवसर उपलब्ध हो जाता है। वैसा ही लग रहा है कि 2 दिन बढ़ चुका है, 4 दिन का पहले था, 2 दिन बढ़ चुका है और आगे बढ़ने के भी आसार लग रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है कि यार अगर ये इस प्रकार से युद्ध विराम आगे बढ़ता चला जाए और ये कुछ समय रह जाए तो एक शांति वार्ता होनी संभव है, या फिर इस क्षेत्र में शांति आ पानी संभव है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी मजेदार खबर है। तो ऋषि सुनक से मिलने गए थे ग्रीस के प्रधानमंत्री, ऋषि सुनक उनसे मिले ही नहीं क्योंकि ग्रीस के प्रधानमंत्री ने अपनी एक मूर्ति वापस मांग ली ब्रिटेन से। बताऊंगा आपको इसके बारे में, बड़ी मजेदार खबर है ये, ठीक है। चलिए, और कुछ इसमें है नहीं। 70 लाख मोबाइल फोनों को सरकार ने कर दिया है बंद, 70 लाख मोबाइल नंबरों को निलंबित कर दिया है क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि ये संदेहास्पद गतिविधियों में शामिल थे। सरकार अभी वैसे भी इसलिए थोड़ी परेशान है क्योंकि यूको बैंक में एक 820 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला हुआ है, जहां पर कोई साइबर फ्रॉड इसको बताया जा रहा है, तो उसके बारे में भी आपको मैं संक्षेप में बताऊंगा कि यह मामला क्या था, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं। क्रिकेट है, कल ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी मारी, लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने भी सेंचुरी मार दी और भारत कल का मैच हार गया, जैसा कि आपको पता होगा, आप लोगों को इसकी जानकारी हो सकती है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर, लेकिन शुरू करने के पहले मुझे आप लोगों को एक सूचना देनी है। आज 29 नवंबर है, आज ये क्लास हो रही है। कल से 30 नवंबर से लेकर कल, आज जैसे क्या है, आज बुधवार है ना, शायद आज क्या है, आज बुधवार है, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार, ठीक है, संडे को तो क्लास वैसे भी नहीं होती है, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को ये क्लास दिलीप सर लेंगे, ये क्लास मैं नहीं लूंगा। एक पारिवारिक कारण से मेरे को यात्रा करनी पड़ रही है, एक पारिवारिक इमरजेंसी है, आपदा है, जिसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। मैं बिहार जा रहा हूं, मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला भी था, तो अगर मुझे वहां बिहार में पटना में हूंगा, अगर मुझे समय मिला तो आप में से कुछ लोग जो पटना में रहने वाले हैं, पटना के निवासी हैं, उनके साथ हम एक दिन मुलाकात कर सकते हैं, चाय पर चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक संभावना मैं ढूंढूंगा, लेकिन अगले 4 दिन के लिए मैं उपलब्ध नहीं हूं। लेकिन हमारे दिलीप सर जो हैं वो सहमत हो गए हैं कि ताकि ये कार्यक्रम ना रुके, आपकी तैयारी में व्यवधान ना पड़े, इसके लिए दिलीप सर ने अपनी सहमति दी है। ये क्लास यथावत होगी, जैसे होती है वैसे ही होगी, बस ये बचा हुआ सप्ताह और गुरुवार यानी कि 4 तारीख तक ये क्लास जो है वो दिलीप सर लेंगे। 5 तारीख से इस क्लास को मैं वापस लूंगा, 5 ऑनवर्ड्स ये क्लास मैं ही लूंगा।
तो ये याद रखिएगा, एक छोटा सा ब्रेक है, 4 क्लासेस मैं नहीं लूंगा, दिलीप सर लेंगे, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, ये क्लास आगे मैं ही कंटिन्यू करूंगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो भाई 29 नवंबर है, 260वां एपिसोड है हमारा, ये सारी चीजें हम जानते हैं, ये सब आपको बीच में बताएंगे, लेकिन अब शुरू करते हैं अपनी चर्चा। तो भाई अब क्या हुआ, आपको याद होगा कि जब मैं आपसे राज्यपाल के मामले पर चर्चा कर रहा था आज से 3 क्लास पहले, तब मैंने आपको एक संदेह जताया था कि यार अब क्या हो गया है, राज्यपाल के पास जो वीटो पावर थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के पास कोई वीटो नहीं है, राज्यपाल या तो बिल को स्वीकार करेगा या फिर विधानसभा के पास वापस भेजेगा या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। याद है आपको मैंने बताया था जो चौथा विकल्प था कि राज्यपाल अस्वीकार भी कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है कि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता, राज्यपाल जो है अस्वीकार नहीं कर सकता, अस्वीकार करके वो विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए ही भेज सकता है। वहां पर मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने कहा था कि एक खतरा इसमें यह है कि राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं कि अब वो सारे ही बिल को केंद्र को भेजने लगे, सारे के सारे बिल जो भी आए, अब वो वीटो तो कर नहीं सकते, तो वीटो करने का दूसरा तरीका राज्यपाल ये निकाल सकते हैं कि यार जो भी बिल आएगा वो सारे के सारे हम जो हैं केंद्र सरकार के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति महोदया के पास भेजेंगे कि वो जब स्वीकृति देंगी तब ये लागू होगा। और इस मामले में राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार की सलाह पर काम करते हैं, तो भाई बेसिकली केंद्र सरकार के पास ये चला जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल वही हुआ है जो मैंने आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले संदेह जताया था कि ऐसा हो सकता है, एग्जैक्टली वही केरल में हो गया है। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मामले में आदेश दिया कि भैया गवर्नर के पास कोई वीटो नहीं है, गवर्नर जो है बिल को रोक कर नहीं रख सकता, और आरिफ मोहम्मद खान से यानी कि केरल के गवर्नर से भी कहा कि आप एक बार इस आदेश को पढ़ लीजिए, सुनवाई आपकी हम अलग से करेंगे लेकिन आप इस मामले को पढ़ लीजिए। तो आरिफ मोहम्मद खान के ऊपर दबाव आ गया कि जो बिल उन्होंने 2-2 साल से 2.25 साल से रोक कर रखे हुए थे उनको अब आप क्या करोगे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे 8 बिलों का कल उन्होंने निपटारा किया, जिसमें से एक बिल को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक बिल पर दस्तखत कर लिए, बाकी 7 बिल जो थे वो उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिए। मतलब सिर्फ एक बिल स्वीकारा, बाकी 7 बिल जो हैं वो राष्ट्रपति के पास भेज दिए उन्होंने विचार के लिए। अब इससे क्या हो गया यार, ये भी एक तरह का वीटो हो गया, इसको समझिए। क्योंकि पहली चीज तो क्या है, आइडियली एक आदर्श परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास वो बिल भेजे जाते हैं जिनका या तो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा हो, या फिर जिसको लेके राज्यपाल को यह संदेह हो कि यार ये राज्य का काम है या केंद्र का काम है, कहीं यह काम केंद्र का तो नहीं है, राज्य इसमें अपनी सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ऐसे मामले जो हैं, या फिर किसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये बिल जो है खतरा तो नहीं पैदा करेगा वगैरह वगैरह, या राष्ट्रीय एकता के खिलाफ तो नहीं होगा। ऐसे मामले जो होते हैं, संविधान में ऐसे प्रावधान किया गया था कि ऐसे कुछ मामले जो हैं वो राज्यपाल राष्ट्रपति को भी भेज सकता है। लेकिन ऐसा कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, ऐसी कोई क्लियर सूची नहीं है कि ऐसे ही 10 तरह के बिल केवल भेजे जा सकते हैं। राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय कर सकता है कि कौन से बिल उसको लगता है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के लायक हैं, राष्ट्रपति के पास जाने चाहिए। तो अब यहां पर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने तय किया कि 8 में से 7 बिल राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो कानून बनेंगे। अब इसमें चुनौती क्या है, चुनौती यह है, राष्ट्रपति की स्वीकृति अगर आपको चाहिए तो एक तो फिर से राज्य की विधानसभा के अधिकार तो खत्म हो गए। अभी अगर राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार अगर उन्होंने मना कर दिया कि यह बिल सही नहीं है तो बिल खत्म हो गया। तो जो विधानसभा के जो अधिकार थे अपने हिसाब से विधेयक पास करके उसे कानून बनाने के, वो अधिकार जो है उनसे समझौता हो गया, वो अधिकार समाप्त हो गए। और दूसरा सबसे बड़ा बिंदु क्या है कि भैया राष्ट्रपति पर भी कोई समय सीमा नहीं है। इस बात को समझिए कि विधेयक को पास करके आपने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो वही जो राज्यपाल के साथ प्रॉब्लम थी कि 2 साल से राज्यपाल के पास ये बिल अटका हुआ था, अब राष्ट्रपति पर भी कोई समय सीमा नहीं है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जितना चाहे समय लें इनको तय करने में,
तो यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति इस पर कोई निर्णय ना ले अब कई वर्षों तक। तो एक तरह से वीटो की शक्ति राज्यपाल से निकल के राष्ट्रपति के हाथों में चली गई है, लेकिन शक्ति वैसी की वैसी ही रह गई। तो यह एक चिंताजनक बात है। तो यह विवाद जो चल रहा था, निश्चित तौर पे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उस विवाद को और आगे बढ़ाया है। उस विवाद को खत्म करने की मंशा इनकी नहीं दिखी, उन्होंने इस विवाद को आगे बढ़ा दिया। तो यह विवाद जो है आसानी से निपटेगा, इसके आसार बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि अब ये बिल जो है राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राष्ट्रपति के ऊपर भी कोई समय सीमा नहीं है, राष्ट्रपति भी इसको कई वर्षों तक लंबित रख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट के पास इस बार अवसर है। सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर कठोर नियम बनाने चाहिए कि भाई आप जो है किस तरह के कानून राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, और राष्ट्रपति के पास भी स्वीकार करने की क्या समय सीमा है, इसको लेके कानून बनाए जाने बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। तभी इस प्रकार की ये जो चीजें चलती हैं ये तब रुक पाएंगी, अन्यथा इनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुरंग पर विजय तो आपको पता ही है यार। 12 नवंबर को उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में एक ये जगह थी सिलक्यारा के पास एक सुरंग जो है, उस सुरंग में 41 मजदूर काम कर रहे थे। आप में से जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, हालांकि ऐसा अब शायद ही कोई होगा जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा। सिलक्यारा में क्या हुआ था, 41 मजदूर जो है वो काम कर रहे थे, और उन 41 मजदूरों के काम करते करते सुरंग का एक भाग जो है वो ऊपर से टूटकर गिर गया। कुछ तो वहां पे कुछ हुआ, जमीन धंस गई या जो भी हुआ, तो उसके कारण से इन 41 मजदूरों के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, मान लीजिए ये पर्वत है और यहां पर कहीं सुरंग में ये लोग बनाकर गए हुए थे, तो सुरंग के ये लोग अंदर थे और अचानक से सुरंग का ये वाला भाग बंद हो गया, हमारे मजदूर जो थे वो यहां पर थे। तो अब बाहर निकलने का तो यही रास्ता है, तो ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और 12 नवंबर दिवाली के दिन सुबह सुबह ऐसा हुआ था, और आज जो है, कल जो है 28 तारीख थी, यानी कि करीब 17 दिन इन लोगों को अंदर रखा गया, अंदर ये लोग फंसे रहे। अलग अलग प्रकार के प्रयास किए गए, देश विदेशों से मशीन मंगाई गई, एक्सपर्ट्स बुलाए गए जो सुरंग को तोड़ने, सुरंग को खोदने के एक्सपर्ट्स हैं। याद रखिएगा, आपको मैंने कल भी बताया था, पहले भी बता चुका हूं कि यह मामला उतना सरल और आसान नहीं था, क्योंकि इसमें समस्या क्या थी कि सुरंग में देखिए ये हिमालय का चट्टानी क्षेत्र है, और अगर आप किसी मशीन से ज्यादा दम इस पर लगाएंगे तो पूरे क्षेत्र में कंपन पैदा हो सकता है, जिससे यहां पर इनके ऊपर जो छत थी उसके भी गिरने के आसार थे। इसलिए पूरा काम बहुत सावधानी पूर्वक किया जा रहा था कि इनको किसी भी प्रकार का खतरा ना होने पाए। इनके साथ एक छोटा सा छेद करके वहां पर संपर्क स्थापित किया गया था, इनको भोज्य पदार्थ दिए जा रहे थे, और बहुत ही आश्चर्य, बहुत ही हैरानी की बात है कि 17 दिन तक ये लोग वहां पर हिम्मत के साथ डटे रहे और कोई इन्होंने कष्ट नहीं किया, एक दूसरे का सहयोग किया। आज मैं एक मजदूर की जो प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, मैं उसको सुन रहा था, उसमें उसने कहा कि यहां से ये रास्ता करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता था हमारे पास, तो हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, योगा करते थे, ताकि मन अच्छा रहे, मन खराब ना हो, हिम्मत ना टूटे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। 17 दिन का एक बहुत ही दुर्गति थी इनकी, उससे कल आखिरकार शाम होते होते इनको बाहर निकाला गया, और तमाम तरह के विशेषज्ञ लगे थे। आप यहां पे बड़ा ही अच्छा एक चित्र देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं ये पुष्कर सिंह धामी, ये एक निकाला गया मजदूर है। इन सबको उन्होंने गले लगाया, इन सबको निकाला, इन सबके तुरंत अस्पताल भेजा गया। 2-3 दिन इनको मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा, और उसके बाद इनको इनके परिजनों के साथ घर भेज दिया जाएगा। अभी के लिए इन सबको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। और साथ के साथ इस सुरंग का जो आखिरी कुछ हिस्सा था वो एक रैट होल माइनिंग तकनीक से खोदा गया। ठीक है, रैट होल जो कि 2014 में प्रतिबंधित की गई है, तो आखिरी 55 मीटर जो है वो रैट होल माइनिंग के द्वारा निकाला गया। रैट होल माइनिंग क्या होता है, जैसे चूहा अपना बिल बनाता है ना, चूहा अपना बिल कैसे बनाता है, चीजों को काटता है और मलबे को हटाता जाता है, इसी को रैट होल माइनिंग कहते हैं। तो आप छोटा तकरीबन 4 फीट चौड़ाई का गड्ढा खोदते हो, उसमें एक मजदूर जाता है, वो खुद ही मलबा खोदता रहता है और उसको हटाता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। हाथों से या कुदाल से इसको किया जाता है। इसको 2014 में प्रतिबंधित किया गया था क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। आमतौर पे इसमें बाल श्रम बहुत होता था, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं आकार में और वो कम जगह पे जा सकते थे, तो इसलिए 2014 में इसको प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन कुछ मजदूरों की सहायता से भारतीय सेना और कुछ मजदूरों ने मिलकर रैट होल माइनिंग करके आखिरी 55 मीटर का जो दीवार थी उसको खोदा, और आखिरकार कल जो है, जब मैं क्लास ले रहा था उसके बीच में ही, यानी कि 8:20 से लेकर 8:45 तक की वो क्लास होगी, उसी बीच में
सभी मजदूर जो हैं वो बाहर आ गए। जब मैंने क्लास शुरू करी थी तब तक 5 मजदूर बाहर निकले थे और मेरी क्लास के दौरान ही सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर आ गए। किसी की भी जान नहीं गई, किसी को भी कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद खबर है और सभी लोग जो है ये सुरक्षित तरीके से बाहर आ चुके हैं। चिकित्सकीय जांच के बाद इनको इनके घर भी भेज दिया जाएगा, ऐसे आसार हैं। ठीक है, तो एक ये दुनिया में, शायद भारत में तो अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक था जो कि सफलतापूर्वक किया गया। ठीक है, चलिए अब एक बार जल्दी से आपको बताए देता हूं हमारे बैच के बारे में। तो भाई हमारा P2I बैच जो है 14 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है। शाम को 6 बजे वाला बैच है, याद रखिएगा। और मॉर्निंग 8 AM वाला बैच जो है वो 23 तारीख से शुरू हो चुका है। तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो आप दोनों में से किसी भी बैच से अभी भी जुड़ सकते हैं। कोड रहेगा AJ लाइव और अभी लगी है मंथ एंड सेल। तो इस सेल के तहत आपको यह कोर्स मिल जाएगा 22,999 का। आज 29 तारीख है। यह सेल एप्लीकेबल है केवल आज और कल, यानी कि आज और कल में अगर आप लेंगे 30 तारीख तक तो आपको 22,999 का मिलेगा, वरना यह कोर्स आपको 24,999 में, जो उसका आम तरीके पे दाम होता है, वहीं आपको उतने का ही ये मिलेगा। तो इसको याद रखें। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़ जाएं। और 14 दिसंबर से आपका शाम वाला बैच शुरू हो रहा है। 23 तारीख से आपका मॉर्निंग बैच 8 AM वाला जो है वो शुरू हो चुका है। तो आप जो है जिससे भी जुड़ना चाहें, जो आपको उचित लगे उससे आप जुड़ जाएं। P2I है, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक आपकी तैयारी का पूरा ध्यान इसमें रखा जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सारे विषय कवर किए जाएंगे। आपको 3-3.5 घंटे का रोज लेक्चर मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्रक्स नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, इंटरव्यू की पूरी गाइडेंस मिलेगी। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। वहां रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब कुछ आपका वहां पे निःशुल्क होगा। इसके अलावा आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो आप जो है इस कोर्स से अपनी तैयारी को एक सही आकार देने के लिए तुरंत जुड़ें, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। चलिए अब आगे चलते हैं, अपनी तैयारी को, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। हां यार, अगली न्यूज जो है इसको पढ़ाने के पहले मैं काफी विचार में था कि इसको मैं आपको पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, क्योंकि ये एक बड़ी स्पेसिफिक घटना है और आमतौर पे ऐसी स्पेसिफिक घटनाओं की चर्चा मैं करता नहीं हूं। लेकिन इसमें एक आवश्यकता है, एक नीतिगत आवश्यकता है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो IIT मद्रास के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनका फोटो आप यहां पर देख पा रहे हैं। इनका नाम है प्रोफेसर आशीष कुमार सेन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ये प्रोफेसर हैं। IIT मद्रास ने एक जांच के बाद इनको इनके पद से निलंबित कर दिया है। तो हुआ क्या था, IIT मद्रास में मार्च के महीने में एक PhD स्कॉलर थे, 31 वर्षीय PhD स्कॉलर सचिन कुमार जैन थे। सचिन जैन एक PhD स्कॉलर थे जो इनके अंडर, आप में से काफी लोगों को पता होगा, PhD एक रिसर्च की डिग्री होती है जिसमें आमतौर पे आपका गाइड जो होता है वो एक प्रोफेसर होता है। तो सचिन जैन नाम का एक छात्र जो था वो IIT मद्रास से PhD कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और ये आपके जो प्रोफेसर हैं आशीष कुमार सेन, ये उनके गाइड थे। तो अब क्या हुआ, 31 तारीख मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मार्च के महीने में सचिन जैन ने अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। और उसके बाद उनके भाई ने IIT मद्रास के एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखा और बताया कि किस तरह से जो उनके भाई के गाइड थे, ये आशीष सेन साहब जो थे, ये काफी समय से उनके भाई को प्रताड़ित कर रहे थे। जो पत्र था वो पत्र मैंने पढ़ा, 6-7 पेज का पत्र है, हिंदी में लिखा हुआ है। उस पत्र को मैंने पढ़ा और किस तरह से सचिन जैन ने बार बार इस बात की शिकायत की थी कि ये प्रोफेसर मुझे परेशान कर रहे हैं। प्रोफेसर को यह पता था क्योंकि सचिन जैन कुछ मानसिक संकटों से गुजर रहे हैं, मानसिक तौर पे वो तनाव में हैं, इस बात को प्रोफेसर जानते थे। उसके बाद भी कई बार प्रोफेसर ने उनको परेशान करने की कोशिश की, उनको दंडित करने की कोशिश की। कुछ ऐसा हुआ कि IIT रुड़की में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए इस छात्र को जाना था और ये जिस दिन जाना था उससे 1-2 दिन पहले चला गया अपनी किसी सहपाठी के साथ। तो फिर क्या हुआ, इस बात को लेकर भी प्रोफेसर ने उसको काफी दंडित किया, काफी अधिक काम दिया, और जो डिग्री शायद सचिन जैन की 5 साल में पूरी होने वाली थी उसको डिले कर करके प्रोफेसर ने उसको 8 साल लंबी डिग्री बना दिया। और ऐसा प्रतीत हो रहा था, तो सचिन जैन का यह आरोप था, ऐसा उसके भाई ने बताया है, कि प्रोफेसर आशीष कुमार सेन जो हैं
वो एक गैर जरूरी दबाव जो है उन पर डाल रहे थे, जिसके कारण सचिन जैन को मानसिक तनाव की दवाइयां खानी पड़ रही थी और मानसिक तनाव से वो जूझ रहे थे और आखिरकार मार्च के महीने में उन्होंने अपनी जान दे दी। तो अब यार सवाल ये आता, तो आईआईटी मद्रास ने इसकी जांच कराई, इसकी एक जांच समिति बनाई, समिति ने इसकी जांच की, सारे दस्तावेज देखे, सब चीजों पे चर्चा की, सबसे सवाल जवाब किया और उसके बाद आईआईटी मद्रास की समिति ने इस आरोप को सत्य पाया और सत्य पाते हुए अभी के लिए प्रोफेसर सेन को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। तो अब यार समझने वाली बात क्या है, देखिए यह बात सही है कि प्रोफेसर्स का यह काम है कि वो बच्चों से या छात्रों से अच्छा प्रदर्शन करने की अपेक्षा करें। यह बात एकदम सही है। मैं बिल्कुल यह नहीं कहूंगा कि अगर कोई छात्र अपनी रिसर्च ठीक से नहीं कर रहा है, अगर कोई छात्र पढ़ाई नहीं कर रहा है तो प्रोफेसर उस पर दबाव ना डालें, यह मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन एक यहां पे दो तीन चीजें समझने वाली हैं। एक चीज तो यह है कि पीएचडी स्कॉलर और प्रोफेसर का जो संबंध होता है वो लगभग पीयर्स जैसा होता है। पीएचडी स्कॉलर का गाइड जरूर प्रोफेसर होता है, क्षमा कीजिएगा स्लाइड चेंज हो गई। पीएचडी स्कॉलर का गाइड जो है वो आमतौर पे प्रोफेसर होता है, हमेशा प्रोफेसर होता है। लेकिन अगर एक बार आप पीएचडी कर लेते हो तो आप भी प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। तो इनमें ज्यादा उम्र का भी अक्सर फासला नहीं होता और शैक्षणिक योग्यता भी लगभग एक जैसी ही होती है। आशीष कुमार सेन ने भी कहीं से पीएचडी ही करी होगी, सचिन जैन भी पीएचडी ही कर रहे थे आईआईटी मद्रास से, वहां से पीएचडी करके हो सकता है वो भी आईआईटी मद्रास में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते। तो उस मामले में कई बार क्या होता है कि प्रोफेसरों का आचरण खास तौर पे जो पीएचडी के छात्रों की तरफ है वो थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। भारत के बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों में ऐसा पाया गया है कि पीएचडी स्कॉलर्स का प्रोफेसर जो है वो अनेक प्रकार का शोषण करते हैं। पीएचडी जो है वो एक ऐसी डिग्री है जो पूरी तरह से आपके प्रोफेसर के हाथ में होती है। आप उसमें रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं। अगर प्रोफेसर को आपकी थीसिस अच्छी लगती है तो आप पास हो जाते हैं। अगर प्रोफेसर को आपकी थीसिस अच्छी नहीं लगती तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको डिग्री नहीं मिल सकती। तो ये इस डिग्री में क्या है, इस डिग्री की संरचना में क्या किया गया है, प्रोफेसर को अत्यधिक शक्तियां दे दी गई हैं और आईआईटी सिस्टम के अंदर खास तौर पे प्रोफेसर के पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं। देखिए इस बात को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से समाज के हर वर्ग में कुछ इस तरह के लोग रहते हैं जो उचित नहीं होते, जो सही नहीं होते, जिनका आचरण अच्छा नहीं होता, ये बात तो सही है। मैं यहां पर याद रखिए, मैं आशीष कुमार सेन साहब पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं जानता ये कैसे प्रोफेसर हैं, मैं नहीं जानता कि इनका सचिन जैन के साथ क्या विवाद था, मैं नहीं जानता। लेकिन तब भी मैं आपको अपने अनुभव, जो 4 साल मैंने आईआईटी कानपुर में गुजारे जब मैं वहां से बीटेक कर रहा था, तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे सकता हूं कि मेरे टेन्योर में, मेरे समय में एक ऐसा हुआ था कि एक प्रोफेसर जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के थे, उन पर एक छात्रा का यौन शोषण का आरोप लगा था, उनको निलंबित किया गया था। यह मुझे याद है, मेरे सामने की बात है। इसके अलावा हमारे समय में भी इस प्रकार के प्रोफेसर थे जिन्होंने पूरी क्लास को फेल कर दिया था। मतलब ऐसे प्रोफेसर थे कि 40 लोगों की क्लास है, 40 में से खाली 2 को पास करके 38 बच्चों को फेल कर दिया। वो 38 बच्चे वो कोर्स दोबारा करेंगे। अब यार ये, जबकि वही बच्चे बाकी सारे कोर्सेज में अच्छा कर रहे हैं, तो यार या तो आपने बहुत खराब पढ़ाया या फिर आपने पेपर कुछ इस तरह का बनाया जो किसी से हुआ ही नहीं। तो यार ये समझने वाली बात है कि, और वहां पे क्या होता है, मुझे याद है हमारे एक साल सीनियर बैच में ऐसा हुआ था कि एक प्रोफेसर ने सबको ही फेल कर दिया था, 5% बच्चे पास किए थे। तो हमारा सीनियर बैच जो है डायरेक्टर से मिलने गया कि सर ये क्या हो रहा है। तो डायरेक्टर ने भी कहा कि भाई देखो, आईआईटी सिस्टम में प्रोफेसर के हाथ में जितनी शक्ति है, प्रोफेसर ने जो ग्रेड दे दिया वो दे दिया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उस पर हम कोई रिव्यू नहीं हो सकता। जो प्रोफेसर ने दे दिया वो फाइनल है, प्रोफेसर के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, प्रोफेसर का निर्णय फाइनल है। तो इस कारण से कई बार, देखिए मैं आपको वही बता रहा था कि जिस प्रकार समाज के हर वर्ग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आचरण अनुचित होता है, भाई नेताओं में ऐसा होता है, अफसरों में ऐसा होता है, अध्यापकों में ऐसा होता है। आप सभी छात्र इतना शिष्टता से बातें करते हैं, लेकिन आप देखते हैं हर क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो अशिष्ट बातें करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यार ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है ना। आप जहां भी 400 लोगों की भीड़ देखोगे, उनमें से 5-10 लोग तो ऐसे निकलेंगे जो ठीक नहीं होंगे। तो ऐसा ही प्रोफेसर के साथ भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था यहां पर वो ये था कि भारत में अभी भी प्रोफेसरों के आचरण के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। यानी कि छात्रों के पास कोई अपील का मैकेनिज्म नहीं है कि अगर एक प्रोफेसर ने मुझे एक ग्रेड दे दिया,
ठीक है। अब उसके बाद जो है क्या मैं उस पर अपील कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता? तो ये जो है इसकी चर्चा कैसे करी जाए, इसको लेकर कोई अपील का मैकेनिज्म नहीं है जो बनाया जाना चाहिए। इसकी आड़ में पीएचडी छात्रों का और अन्य कई सारी डिग्री के छात्रों का अनेक प्रकार का शोषण होता है। इस शोषण से बचा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बस ये एक बिंदु इसमें आपको मेरे को बताना था। चलिए भाई, न्यायिक सेवा को लेकर आपको मैंने कल पढ़ाया था, कल परसों, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में कहा कि हमें न्यायपालिका में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से, समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो हैं वो न्यायपालिका का हिस्सा बने, इसके लिए हमको एक न्यायिक सेवा की शुरुआत करनी चाहिए। यह द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा। मैंने आपको कल इसका इतिहास भी बताया कि कोई पहली बार यह चर्चा नहीं हुई है, इतिहास में पहले कई बार चर्चा हुई है। लॉ कमीशन इस पर रिपोर्ट दे चुका है। आज द हिंदू ने इसके बारे में लिखा है और द हिंदू यह कहता है कि यार यह आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। देखिए, आइडिया में अच्छाई जो है वो तो हर कोई बात कर रहा है, वो आपको मैंने पढ़ा दिया। समस्याएं आज द हिंदू इसको आउटलाइन करता है और हिंदू कहता है कि यार देखो, अभी तक भारत में जब भी उच्च न्यायालयों से इस पे विचार मांगे गए हैं, केवल 2 हाई कोर्ट ने इस पर सहमति जताई है, बाकी हाई कोर्ट इससे सहमत नहीं है। तो द हिंदू ये कहता है, देखिए जजों का काम जो है, अब इसमें लोग आमतौर पे क्या कहते हैं कि यार देखो, आईएएस की भर्ती भी तो हम ऐसे ही करते हैं। पूरे कल मैंने भी आपको ये बताया था कल परसों कि यार आईएएस की भर्ती के लिए हम क्या करते हैं, आप सब तैयारी कर रहे हो उसकी, यूपीएससी एग्जाम कराती है और हम कलेक्टर के लेवल पे या सब कलेक्टर के लेवल पे भर्ती करते हैं। देखो कितना बढ़िया आईएएस सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहां पे द हिंदू कहता है कि यहां पे थोड़ा फर्क है। जब आप, और ये बात सच है, ये इस आर्टिकल को पढ़ के मैंने सोचा, मान लीजिए आज आप हो सकता है 22-23 साल के छात्र हो, आज आप यूपीएससी क्लियर करते हैं और 3-4 साल बाद, 4-5 साल बाद आप कहीं के कलेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, आप जिलाधिकारी 5-7 साल में बन जाएंगे, 30 साल के होने के पहले आप कलेक्टर बन जाएंगे। तो अब आप युवा हैं, आपको कोई अनुभव नहीं है, आप 30 साल की उम्र में कलेक्टर हैं और यह भी संभव है कि आप रहने वाले हो उत्तर प्रदेश के और आप कलेक्टर बने तमिलनाडु के किसी जिले के। यह पूरी तरह से संभव है। तमिलनाडु के एक जिले के आप कलेक्टर बन गए। तो अब यहां पे क्या होता है, यूपीएससी में या सिविल सेवाओं में ये एडजस्टमेंट कैसे हो पाता है? आपको निर्णय अकेले नहीं लेने होते। अगर आप कलेक्टर बनेंगे तो आप सारे डिसीजन अकेले नहीं लोगे, आपके नीचे एक पूरी फौज होगी आपके एम्प्लॉइज की, है ना। आपके कलेक्टरेट में बतेरे सारे ऑफिसर्स होंगे, बहुत कर्मचारी होंगे जो आपको सलाह देंगे, जो वहीं के लोकल होंगे, जो शायद उम्र में आपसे 1.5 गुना दुगने बड़े होंगे, और वो आपको बताएंगे कि सर ऐसा कीजिए, ये सही है। आप उनकी सलाह पे विश्वास करोगे। ये बात सही है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो सिविल सेवाओं में क्या होता है, आपके पास निचले अनुभवी अधिकारी होते हैं। आप एसपी भी बन के जाओगे तो आपको, अब यार जो आदमी पहली बार एसपी बन के जाता है ना जिले में, उसे कुछ नहीं पता होता, सब ट्रेनिंग बेकार की चीज होती है। जो आदमी पहली बार एसपी बन के जाता है उसे कुछ अंदाजा नहीं होता है क्या करना है। लेकिन उसी जिले में क्या होता है, एडिशनल एसपी होते हैं, डिप्टी एसपी होते हैं, जो लोग कई सीनियर इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं। वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको बताते हैं, आप उनके बॉस हैं लेकिन वो आपको गाइड करते हैं कि सर इसमें ऐसा कीजिए। तो आप सीख जाते हैं, 2-3 जिले आप कर लेते हैं, फिर आप सीख जाते हैं, आप अपना एक टोन पकड़ लेते हैं। तो आपके अंडर एक बहुत बड़ा स्टाफ होता है। लेकिन अगर आप जज बनते हो तो बेटा, जज बनने के बाद निर्णय आपका अपना होता है। अगर आप जिला जज बन गए और आप एक मामला सुन रहे हैं तो आपके अंडर कोई असिस्टेंट जज नहीं होगा जो आपको गाइड करेगा कि सर ऐसा कर लीजिए। यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है। तो इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि जहां पर आप जा रहे हैं वहां की एक आपको स्थानीय समझ हो कि आप अगर उत्तर प्रदेश की समझ लेकर तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां पे आप सही निर्णय नहीं दे पाएंगे। जिला स्तर पे छोटे छोटे मामले भी आते हैं जिनमें जो स्थानीय संस्कृति है, स्थानीय जो ट्रेडिशन है, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए द हिंदू कहता है कि राज्य स्तर की स्थानीय परीक्षा अगर आप करा रहे हो तो यह अच्छा विकल्प है, इसमें कोई खराबी नहीं है। जैसा अभी होता है कि आप जुडिशरी के लिए स्टेट लेवल एग्जाम कराते रहते हो, उससे आप भर्ती करते हो, अच्छी खासी भर्ती इससे होती है। और दूसरा, हिंदू ये कहता है कि राज्य भी इस पे सहमत नहीं होंगे। बहुत मुश्किल काम है ये कि अब राज्य जो है वो इस पर सहमत हो कि भाई आप जो है हमारे पास जो एक बड़ा पद है जिसकी भर्ती हम लोग कराते हैं या हमारा लोक सेवा आयोग कराता है, आप उसको भी हमसे ले लें, वो भी केंद्रीय तरीके से हो। राज्य भी शायद इस पर सहमत नहीं होंगे। ये बात हिंदू कहता है, ये वैलिड पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा द हिंदू ये कहता है कि चलिए आपने एग्जाम करा दिया,
ठीक है। आईएएस में देश के इतने अच्छे लोग क्यों बैठते हैं? क्योंकि आईएएस में आपको पता है कि भाई आप जो है, पहले आप जब सेलेक्ट होगे तो आप एफडीएम एडीएम बनोगे, 4 साल में आप कलेक्टर बन जाओगे, 4-5 साल में, और उसके 8-10 साल बाद आप कमिश्नर भी बनोगे, आप आगे और बड़े बड़े पदों तक जाओगे, बहुत सारे पद हैं। यहां पर क्या है, जिला जज के तो इतने सारे पद हैं, उसके बाद हाईकोर्ट जज के पद बस इतने हैं। आप समझ रहे हैं, जिला जज और हाईकोर्ट जज के पदों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे अधिकारी जो हैं, जो हायर होंगे, वो हो सकता है कि जिला जज के पद पर ही अटके रह जाएं। तो प्रमोशन का जो रास्ता है वो बहुत संकरा है और उसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, यह बात भी आपको याद रखनी है। तो द हिंदू यह भी कहता है कि इसलिए संभावना है कि जो अच्छे कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स हैं, जैसे आप देखेंगे यूपीएससी में तो यार सारे टॉप कॉलेजेस के बच्चे भी बैठते हैं, लेकिन जो अच्छे कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स हैं वो हो सकता है इस नौकरी में ज्यादा इंटरेस्ट ले ही ना, इस परीक्षा में ज्यादा बैठे ही ना, क्योंकि जिला जज से उच्च न्यायालय के जज का रास्ता जो है वो बहुत संकरा है और बहुत लंबा है, तो इसमें बहुत समय लगने वाला है। तो बहुत बहुत साल तक आपका प्रमोशन नहीं होगा, आप जिला जज के स्तर पर ही रह जाओगे। अभी तक जो विचार इस पे है, अब सरकार इसका कोई बेहतर सोल्यूशन ढूंढे तो वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा का हमेशा स्वागत है। चलिए आगे बढ़ें। चलो भाई आते हैं आज के बड़े टॉपिक पे, सीओपी 28। तो सीओपी 28 हो रहा है दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक, कल से शुरू हो जाएगा। 28वां सीओपी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यूएई में हो रहा है, दुबई में, हम सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत की ओर से इसमें जा रहे हैं। अभी तक संकेत यह है कि राष्ट्रपति बाइडेन इसमें नहीं आएंगे, जो कि बड़ी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि बाइडेन का जो एक, या उनकी सरकार का जो प्रस्ताव हमेशा रहा है वो पर्यावरण को लेकर काफी सहानुभूतिपूर्वक रहा है, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रपति बाइडेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद नहीं आएंगे। अभी तक संकेत ऐसे हैं, ठीक है। खैर, तो अभी ये दुबई में आयोजित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आमतौर पे दुनिया में जब भी बैठकें होती हैं तो उनमें बड़े बड़े देशों की बातें सुनी जाती हैं। जो बड़े शक्तिशाली देश हैं वो अपने ग्रुप बना लेते हैं, वो अपनी बैठकें करते हैं, भले ही वो G7 हो, वो आपका ब्रिक्स हो, वो आपका G20 हो, है ना, ये हम जानते हैं। 20 ही देश है, इतने ही देश हैं, ये सारी चर्चा हम करते हैं। ये एक ऐसा फोरम है, जबकि पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ रहा है, छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनकी आवाज दुनिया में कहीं सुनी नहीं जाती। तो ये सीओपी बैठकें जो हैं वो इसलिए भी जरूरी होती हैं कि इनमें सभी देश भाग लेते हैं, केवल शक्तिशाली देश नहीं। तो यूएन क्लाइमेट फ्रेमवर्क जो है उसके 190 सदस्य देश हैं, सभी इसमें भाग लेते हैं। लगभग पूरी दुनिया आपको इसमें भाग लेती हुई दिखेगी। 190 देश जो है वो यहां पर आएंगे और इसके कारण यह महत्वपूर्ण है, सभी देशों को अपनी बात को सही से, वक्तव्य को, अपनी बात को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर यहां पर मिल जाता है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एजेंडा क्या होगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ज्यादा स्पेक्यूलेशन हम करेंगे नहीं, जब हो जाएगा तब पढ़ेंगे कि क्या हुआ है। बहुत ज्यादा ये होना चाहिए, ये हो सकता है, ये वाले आर्टिकल्स पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे इस बार, कभी भी नहीं लगाते हम, स्पेक्यूलेशन में विश्वास नहीं रखता मैं। जब हो जाती हैं चीजें उसके बाद ही पढ़ना चाहिए, लेकिन तब भी एक जो चीज होनी तय है वो है कि पेरिस समझौता जो हुआ था 2015 में, पेरिस में हमने क्या लक्ष्य बनाया था कि यार प्री इंडस्ट्रियल इरा का, औद्योगिकीकरण होने के पहले दुनिया का जो तापमान था सन 2100 तक हम उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा तापमान ना होने दें, यह हमारा पेरिस समझौते का लक्ष्य था। लेकिन दुनिया ने कहा कि हां भाई, सब, जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, सब लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हां हम हरित ऊर्जा लाएंगे, हम विकास को हरित कर देंगे, फलाना, ये सब बातें सब करके जाते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। तो दुनिया अभी जिस ट्रैक पे है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जब हम सन 2100 तक आएंगे तब तापमान वृद्धि जो है वो 2.5 से 3 डिग्री हो चुकी होगी, जबकि टारगेट हमने रखा था 1.5 डिग्री का। और टारगेट में यह भी था कि चलो अगर 1.5 पे नहीं कर पाए तो किसी भी तरह से 2 के नीचे तो रखना ही है। लेकिन अभी तक देख के लग रहा है कि 2.5 से 3 तक हम पहुंचेंगे। और इस साल में ही 2023 जो कि अभी खत्म भी नहीं हुआ है, ऑलरेडी 86 दिन ऐसे हो चुके हैं जब तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर चला गया है। अभी तो 2100 में 77 साल बाकी हैं यार, तो मतलब अभी से हम उसको 86 दिन उस रिकॉर्ड को तोड़ने लगे हैं। तो
हम एक बड़ी खतरनाक मार्ग पर चल रहे हैं। सिद्धांत अब भी वही है, सारा कंट्रोवर्सी अब भी वही है जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि यार कंट्रोवर्सी क्या है। विकासशील देश ये कहते हैं कि भाई विकसित देश जो हैं वो तो सबके हिस्से का आसमान पहले गंदा कर चुके हैं। आप जब विकास करोगे तो आप ईंधन जलाओगे, आप विकास में ईंधन जलाओगे तो प्रदूषण होगा, उत्सर्जन होगा। तो भारत और बाकी विकासशील देशों का यह कहना है कि हमसे अपेक्षा करना गलत है, क्योंकि जब आप विकास कर रहे थे तब तो आपने जम के ईंधन जलाया, आपने जम के कोयला जलाया। अब आपका विकास हो गया तो आप कह रहे हो नहीं 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 यार कोयला जलाना खराब बात है, कोयला नहीं जलाएंगे। अरे यार अब हमको विकास करना है ना भाई, हमारे यहां आबादी गरीब है। तो इसीलिए विकासशील देश ये कहते हैं कि मामला जो है वो समता का होना चाहिए, समानता होना चाहिए। जो देश पहले तरक्की कर चुके हैं, चलिए अगर हम कोयला ना जलाएं तो हमको हरित ऊर्जा में जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो आप दो। सही बात है ना, क्योंकि हमारे आसमान तो सबका था ना, आपने गंदा किया है उसको। पर्यावरण तो सबका था, आपने गंदा किया है उसको। तो अब जब हमारा गंदा करने का टर्न आया तो आप कह रहे हो गंदा मत करो, तो आप फिर हमें कॉम्पेंसेट करो उसके लिए। तो ये मांग है, ठीक है। और साथ के साथ ऐसे देश खास तौर पे जो अभी जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं उनको भी सहायता मिलनी चाहिए। देखिए भारत में बेटा हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन के परिणाम देखने शुरू कर दिए हैं। हमारे यहां फसलों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। दुनिया के बहुत देश ऐसे हैं जो डूबने भी शुरू हो गए हैं, जो तटीय देश हैं वो डूबने शुरू हो गए हैं, वहां की उत्पादकता खत्म होनी शुरू हो गई है, उनको काफी ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया है। अब जैसे मान लीजिए मालदीव देश है, अगर वो डूबना शुरू हो गया तो यार इसमें मालदीव की गलती थोड़ा ना है, ये प्रदूषण तो हम सबने फैलाया है ना। तो हम सबको उस देश को सहायता देनी चाहिए ताकि वो इस संकट से उबर पाए, इस संकट से निपट पाए। ठीक है, तो ये दो तरह की सहायताएं, एक तो विकासशील देशों को ताकि उनका उत्सर्जन हरित हो पाए, और दूसरा जो देश अभी ऑलरेडी जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, उसके कारण घाटा उठा रहे हैं, उनको हम सहायता दें। ये प्रयास यहां पर किए जाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट आई थी, आपको पढ़ाया था मैंने, याद होगा। अगर आप रोज क्लास करते हैं तो आपको याद होगा। ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट में क्या बताया गया था कि आपने वादा क्या किया था और असलियत क्या है, ये आपको याद है। मैंने आपको बताया था ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट आई है, और ये आई ही इसलिए है कि COP28 में इस पर चर्चा हो। तो निश्चित तौर पे इस रिपोर्ट के आधार पर नए लक्ष्य निर्धारित होंगे, यह बात सही है। पिछले COP में लॉस एंड डैमेजेस फंड बनाया गया था, जो आपको मैंने अभी बताया कि भाई जिन देशों को नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई के लिए एक लॉस एंड डैमेजेस फंड बनाया गया था। लेकिन इस फंड में कितना पैसा होगा, यह कैसे काम करेगा, यह स्थापित और निर्धारित नहीं किया गया था। तो इस बात की आशा है कि COP28 में यह फंड जो है यह पूरी तरह से फंक्शनल हो सकता है, इसको काम कराना चालू कराया जा सकता है, इस बात की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा विकसित देशों पर यह दबाव डाला जाएगा कि भैया जो नेट जीरो लक्ष्य है, नेट जीरो लक्ष्य क्या होता है कि आपके देश का नेट उत्सर्जन जीरो हो जाए। अब ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ा बहुत तो उत्सर्जन आप करोगे ही। मतलब आइडिया यह है कि जितना आप उत्सर्जन कर रहे हो उतना, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड आप पर्यावरण से हटाओ भी। यह होगा नेट जीरो, है ना। नेट जीरो क्या होता है कि भाई अब मैं कहूं कि अगर मैं अपना घर में खर्चे का नेट जीरो करना चाहता हूं, उसका मतलब यह थोड़ा ना है कि मैं खर्चा नहीं करूंगा। मतलब यह है अगर मैं 100 रुपए खर्च करता हूं तो मैं 100 रुपए कमाऊं भी। यह बात सही है, यह होता है नेट जीरो। मैंने 100 रुपए खर्च किए, 100 रुपए कमा लिए, नेट जीरो हो गया। यही बात पर्यावरण में है, नेट जीरो बस यही है। अक्सर मेरे को बच्चे पूछते हैं सर नेट जीरो समझा दीजिए, बस यही है नेट जीरो, है ना। कि आपने भाई 100 रुपए खर्चे, 100 रुपए कमा लिए, हो गया नेट जीरो। यही है कि आपने मान लो 100 टन आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, 100 टन ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण से साफ कर दी, निकाल दी, तो हो गया आपका नेट जीरो हो गया। तो नेट जीरो के टारगेट भी जो हैं वो विकसित देशों को पहले प्राप्त करने चाहिए ना, कि आपने पहले से गंदा किया है, आपने पहले से प्रदूषण किया है। तो नेट जीरो के भी जो टारगेट हैं वो आप पहले अचीव करके दिखाइए, आप उन्हें पहले प्राप्त करके दिखाइए। ये विकसित देशों को लक्ष्य मिलना चाहिए। अब इसके अलावा भारत का ये एक सवाल है। देखिए भारत अभी भी विद्युत उत्पादन इत्यादि में कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जबकि पश्चिमी देश जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, अनवीकरणीय ईंधन जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब भी उनकी निर्भरता जो है वो कोयले से ज्यादा बाकी ईंधनों पर है।
उनकी निर्भरता जो है वो कोयले से अधिक बाकी ईंधनों पर है। जैसे उनकी निर्भरता आप मान लीजिए तेल पर है, गैस पर है। तो भारत का एक सवाल ये है कि भाई क्या हम सभी नवीकरणीय ईंधनों को टारगेट करें या फिर केवल कोयले को टारगेट करें? कि आप केवल कोयले को रोकना चाहते हो या फिर सारे जितने भी ऐसे अनवीकरणीय ईंधन हैं उनको रोकना चाहते हो? भारत चाहेगा कि केवल कोयले पे प्रतिबंध मत लगाओ, सब पे लगाओ। हालांकि यह बात सही है कि कोयला कहीं ज्यादा प्रदूषक है, लेकिन तब भी प्रतिबंध सब पे लगने चाहिए। यह मांग भारत यहां पे कर सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ? एकदम सिंपल सा था। बाकी ये सम्मेलन चलेगा और जब ये चलता रहेगा तो जैसे जैसे इस पे आर्टिकल्स आते रहेंगे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, साइबर सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने 70 लाख मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। 70 लाख, यानी कि इस देश में ऐसे 70 लाख नंबर थे जिनकी गतिविधियां सरकार को संदिग्ध लगी, जिनकी गतिविधियों से सरकार को ऐसा लगा कि शायद ये नंबर जो हैं ये किसी ना किसी प्रकार के साइबर फ्रॉड में संलिप्त हैं, साइबर फ्रॉड में किसी तरह से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और सरकार ने निर्णय किया कि इन 70 लाख नंबरों को हम तुरंत बंद कर देंगे। सरकार आजकल साइबर फ्रॉड को लेकर बेहद ज्यादा सक्रिय हो गई है। उसका एक बड़ा कारण है कि यूको बैंक, जिसका लोगो आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर एक अजीबोगरीब घटना हुई। ठीक है, तो यूको बैंक में क्या गड़बड़ी हुई आपको पता होगा। एक ट्रांसफर जो होता है, अगर आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है तो उसका एक तरीका होता है आईएमपीएस, है ना, आपको पता होगा। एक एनईएफटी होता है, एक आईएमपीएस होता है। आईएमपीएस तरीके में क्या होता है, आपको जो है पैसा तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस को आईएमपीएस कहते हैं। तो इससे आपको धन जो है उसकी प्राप्ति तुरंत हो जाती है। तो यूको, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, मैं किसी यूको बैंक वाले व्यक्ति को आईएमपीएस करता हूं, तो मैं स्टेट बैंक यूको बैंक को धन देता है और यूको बैंक वो तुरंत अपने खाताधारी के अकाउंट में डाल देता है। ऐसे होता है। ठीक है, यूको बैंक में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, अब वो कौन लोग थे पता नहीं, ये घोटाला है क्या है किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन यूको बैंक को ऐसे इंस्ट्रक्शन मिले कि उसने करीब 820 करोड़ रुपए यूको बैंक को ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले कि 820 करोड़ रुपए के अलग अलग बैंकों से आईएमपीएस के ट्रांजैक्शन जो हैं वो शुरू किए गए हैं। तो यूको बैंक ने अपने खाताधारियों के अकाउंट में 820 करोड़ रुपए जमा कर दिए। लेकिन जब यूको बैंक ने अपनी खाता किताबें देखी तो उन्होंने पाया कि जो दूसरे बैंक से 820 करोड़ रुपए आने थे वो तो आए ही नहीं। यानी कि यूको बैंक को किसी ने फर्जी इंटरनेट से इंस्ट्रक्शंस भेज दिए, जिसके जरिए यूको बैंक ने 820 करोड़ रुपए अपने अलग अलग, एक व्यक्ति को नहीं मिले, बहुत व्यक्तियों को मिले और उनके अकाउंट में 820 करोड़ रुपए के आईएमपीएस ट्रांजैक्शन कर दिए। जैसे ही जानकारी मिली, यूको बैंक ने प्रयास किया कि जिस जिसको ये पैसा मिला है उसको ब्लॉक किया जाए। इसमें से करीब 70-80% पैसा उन्होंने ब्लॉक भी कर लिया है, रिकवर भी कर लिया है, पर करीब 170 करोड़ रुपए के आसपास अभी भी यहां पर मिसिंग है। अब ये साइबर सुरक्षा में किसने सेंध लगाई, ये कैसे हुआ, ये जानकारी अभी तक नहीं है। हम सबने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। आप लोगों को भी इस तरह के कॉल आए होंगे जो आपको कहता है सर ओटीपी बता दो, या फिर जो आपको कहता है ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो। ये मत कीजिएगा, ये बहुत होता है आजकल। वो आप जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, पेटीएम को एक व्यक्ति का मुझे फोन आया, बोला सर मैं पेटीएम से बोल रहा हूं और आपका केवाईसी पेंडिंग है। मैंने कहा यार कर लो केवाईसी। तो बोलता है सर यहीं से हो जाएगा, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक लिंक भेजता हूं, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब यार वो ऐप क्या थी, वो टीम व्यूअर थी। टीम व्यूअर का क्या होती है कि आपके डिवाइस का कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है। मैंने कहा अरे यार, तो अब मेरे फोन का कंट्रोल उसके पास चला जाएगा, वो कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करके ओटीपी डाल के पैसा चुरा लेगा। मैंने फोन काट दिया, उसको रिपोर्ट भी कर दिया। लेकिन इस तरह की चीजें होने लगी हैं, हम सभी जानते हैं। तो इस कारण से क्या है, ये 820 करोड़ की जो गड़बड़ी हुई है, उसके बाद सरकार ने कमर कसी है कि हर तरह की जो साइबर सुरक्षा है हम बढ़ाएंगे, ताकि इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही हैं, वित्त मंत्री स्वयं उनमें भाग ले रही हैं, ताकि ये जो एक नई संस्कृति चली है साइबर गड़बड़ियों की, और ये आजकल कुछ ज्यादा ही हो गया। आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना, यार थोड़ा बहुत ठीक है, चलो 1000 में से एक मामला होता था, लेकिन अब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां पे क्लास में जितने लोग बैठे हैं उनमें से कम आधों को फ्रॉड होना चुका होगा आज तक।
आ चुका है कि नहीं आ चुका है? तो यह बहुत ज्यादा हो गया है भारत में, तो इस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, इसको सख्ती से बंद किए जाने की आवश्यकता है। तो सरकार जो है उसी दिशा में अब प्रयास करने के लिए कटिबद्ध लग रही है। खास तौर पे यूको बैंक वाले इस कांड के बाद, यूको बैंक वाली इस गड़बड़ी के बाद ऐसा लगता है कि सरकार जो है इसको अब परिवर्तित करना चाहेगी। ठीक है, चलिए, यह बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक चुटकुला चलता है, एक जोक चलता है कि अगर आप लंदन में हैं और आपको वहां पे चोर बाजार देखना है तो आपको क्या देखना चाहिए? जवाब दिया जाता है कि जाके ब्रिटिश म्यूजियम देख लो, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया था एक जमाने में, पूरी दुनिया उनका उपनिवेश थी, और जहां पर भी वो गए वहां से वो तमाम तरह की कलाकृतियां, हमारे यहां से भी कोहिनूर हीरे की कहानी आपने सुनी ही होगी, तमाम तरह की कलाकृतियां वो लोग चुरा के अपने देश ले गए और उन्होंने अपने देश के म्यूजियम को भर रखा है उनसे। तो ये कई बार कहा जाता है कि ब्रिटिश म्यूजियम दरअसल म्यूजियम नहीं है, वो चोर बाजार है। वो क्या है, दूसरे देशों से आपने जो कलाकृतियां चुराई हैं आपने उनको वहां सजा रखा है, तो सभ्य तरीका तो यह है कि आप उन कलाकृतियों को शांति से वापस कर दें बजाय उनको म्यूजियम में लगाने के। लेकिन खैर वो एक अलग मांग है। तो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। तो यार ये मूर्तियां आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये मूर्तियां, इनका पार्ट खंडित है, देखिए इसका सर खंडित है कई सारी मूर्तियों का। तो हुआ क्या, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये एथेंस के एक म्यूजियम की तस्वीर है। ठीक है, तो एथेंस के एक म्यूजियम की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इन मूर्तियों का नाम है पार्थेनॉन या फिर एल्गिन मार्बल्स। ठीक है, और इनका जो खंडित भाग है वो कहां है? वो लंदन में है। तो हुआ क्या था, 1816 में एक लॉर्ड एल्गिन थे, वो इन खंडित भागों को ब्रिटेन लेके आ गए और ब्रिटेन में इनके बाकी भागों को म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा करके वहां पर लगाया हुआ है। और ग्रीस का हमेशा से यह दावा रहा है, जहां पे एथेंस में ग्रीस की राजधानी है यूनान की, तो उनका हमेशा से दावा रहा है कि लॉर्ड एल्गिन जो है वो इन सब चीजों को चुरा के लाए, इसका कोई कानूनी ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई खरीदी या किसी ने उनको तोहफे में दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो है इनको चुरा कर लेके आए, जबकि यूके का यह कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनको तो कानूनी तरीके से इन चीजों का हमने स्थानांतरण किया था। इन मूर्तियों का आधा हिस्सा एथेंस में है, आधा हिस्सा जो है वो लंदन में है। तो अब हुआ क्या, एथेंस के, ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं वो गए यूके। ठीक है, वो अपनी एक यात्रा पे यूके पहुंचे, प्रधानमंत्री जाते रहते हैं एक दूसरे देश में। तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मित्सोताकिस। तो प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने यूके के दौरे में बीबीसी से बात करते हुए यह कह दिया कि यार ये जो कलाकृतियां हैं ये 5वीं सदी ईसा पूर्व की कलाकृतियां हैं। उन्होंने कहा कि यार ये कलाकृतियां जो हैं ये हमारी हैं, और मैं इनके बारे में प्रधानमंत्री सुनक से बात करूंगा कि ये हमको वापस दी जानी चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि देखो क्या औचित्य है इस बात का कि मोनालिसा जैसे मशहूर पेंटिंग है, आप आधी काट के एक जगह रख दो, आधी काट के कहीं और रख दो, तो कोई मतलब है इस बात का? इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको भाई ये हमको वापस कर देना चाहिए, ये उन्होंने लंदन में कह दिया। तो उनके ये कहने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उनके साथ अपनी मुलाकात रद्द कर दी। तो ऋषि सुनक उनसे मिलने वाले थे, उनको लगा कि यार फालतू का विवाद होने वाला है, तो ऋषि सुनक ने, आप इसको प्रतिक्रिया मान सकते हैं, आप इसको एक विवाद से बचने का तरीका मान सकते हैं, लेकिन ऋषि सुनक ने अपनी मीटिंग रद्द कर दी ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ। उसके बदले में कहा गया ग्रीस के प्रधानमंत्री को कि आप हमारे उप प्रधानमंत्री से मिल लीजिए, लेकिन उप प्रधानमंत्री से मिलने से ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया और उन्होंने बयान दिया कि भाई जिस तरह से बैठक रद्द की गई है ये बड़ा खराब है, बड़ी गलत चीज है और ये नहीं होना चाहिए था। तो एक तरह का छोटा सा डिप्लोमेटिक विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और सवाल अब भी वही आता है कि भाई ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिस पर सोचा जाना चाहिए कि पुराने जमाने में अगर इस तरह की लूटपाट हुई है तो अब उस पर किसका अधिकार है? जैसे भारत को लेकर हमेशा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा क्या हमें वापस मिलना चाहिए, या अब जो हुआ वो पुराना इतिहास है, अब अगर वो ब्रिटेन में है तो वो ब्रिटेन में है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के विवादों को लेकर कोई खास नियम नहीं है, कोई खास, लेकिन चर्चा में ये चीजें हमेशा रहती हैं। तो आप लोग सोचिए, अपना विचार बनाइए इस पर, और मतलब आप बताइए आपको क्या लगता है कि कलाकृतियों पर क्या किया जाना चाहिए, क्या इस पर नियम होना चाहिए, ये आप एक बार सोचकर बताइएगा। चलिए, तो यार देखो, बैंकों का प्राथमिक काम होता है कर्जा देना।
ठीक है। बैंक पैसा कैसे कमाता है? बैंक ऋण देता है। अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि यार कोई भी बैंक जो है देश का, वो पैसे कैसे कमाता है? वो पैसे कमाता है ऋण देकर। वो लोगों को ऋण देता है, लोग उस ऋण को लेते हैं, उस ऋण को चुकाते हैं और इस तरह से बैंक जो है उस पर ब्याज देते हैं। बैंक इस तरह से पैसा कमाता है। तो आमतौर पे कई सारे ऋण ऐसे होते हैं जिनके लिए बैंक आपसे कोई समपार्श्विक रखवाता है। समपार्श्विक यानी कि कोलैटरल। आप मान लीजिए लोन लेने गए तो बैंक ने कहा कि भैया कुछ प्रॉपर्टी आपको के पेपर आपको जमा करने पड़ेंगे, वो आप जमा करते हो तो आपका कुछ कोलैटरल बैंक के पास जमा है, तो वो तो हो गया सिक्योर्ड लोन। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया। अब क्रेडिट कार्ड तो बैंक ने बिना कुछ मतलब आपकी जांच पड़ताल करी होगी कि भाई हाँ अतुल जैन अच्छा आदमी है, इसका सिबिल स्कोर बढ़िया है, इसने पीछे सारे ऋण चुकाए हैं। लेकिन मेरे से कुछ लिया थोड़ा ना है बैंक ने, क्रेडिट कार्ड मेरे को दे दिया। अब क्रेडिट कार्ड की मान लो लिमिट है 10 लाख रुपए, तो बैंक ने एक तरह से मेरे को 10 लाख का उधार ही दे रखा है। अब उसको मैं ना दूं तो धीरे धीरे जैसे जैसे किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है उस देश में इस प्रकार के असुरक्षित लोन बढ़ते हैं। ये बात सही है। अब आप देखोगे आपके यहां भी कितनी तरह की एप्स आ गई हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड ये इस तरह के अनसिक्योर्ड लोन देने लगी हैं। तो आरबीआई ने एक नियम बनाया है अब कि भाई असुरक्षित ऋण के लिए जो सुरक्षा पूंजी बैंक को रखनी पड़ती थी उसको 25% तक बढ़ा दिया है। यानी कि पहले जो था ये पूंजी तकरीबन 100% होती थी। यानी कि अगर बैंक मान लो 1 करोड़ रुपए का असुरक्षित ऋण दे रहा है तो बैंक के पास पूंजी के तौर पे 1 करोड़ रुपए होने चाहिए उसको कवर करने के लिए, अगर यह ऋण वापस नहीं आया। अब इसको बढ़ा के 125% कर दिया गया है। तो मान लो बैंक अगर 1 करोड़ रुपए का ऋण दे रहा है तो उसके पास 1.25 करोड़ रुपए की पूंजी होनी आवश्यक है ताकि वो इसको, अगर ये ऋण जो है डिफॉल्ट हो जाए तो इसकी भरपाई हो पाए। ये एक इन्होंने किया है, आरबीआई ने एक नया नियम बनाया है। सभी प्रकार के ऋणों के लिए वृद्धि की गई है और इससे क्या होगा, पूंजी की गुणवत्ता बढ़ेगी। आपको इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया है बेसेल नॉर्म्स हैं, BASEL, कुछ लोग बेसल कहते हैं, बजेल कहते हैं उसको वैसे। तो बजेल नॉर्म्स हैं और बजेल नॉर्म्स में क्या होता है कि आपके बैंक में जो पूंजी है वो कितनी गुणवत्ता वाली है उसको लेकर बजेल नॉर्म्स होते हैं। यानी कि जितनी पूंजी आपके पास ऐसी होती है जो निश्चित तौर पे आपके पास वापस आएगी, जो सुरक्षित पूंजी है उसके आपके बजेल नॉर्म्स बेहतर होते हैं। तो इससे पूंजी की गुणवत्ता जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली ये हम समझ सकते हैं कि यार व्यापार थोड़ा कम होगा कि भाई अब जो है बैंक जो है आपको ऋण थोड़ा महंगा दे सकता है। अगर आप गए बैंक से ऋण लेने, भाई मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक को पता है कि यार 1 करोड़ रुपए का लोन मैं अतुल जैन को दूंगा, 1.25 करोड़ रुपए मुझे अलग से अपने पास रखने पड़ेंगे जिनको अब मैं ऋण पे नहीं बांट सकता। तो एक तरह से मेरे तो 2.25 करोड़ रुपए ब्लॉक हो गए ना। 1 करोड़ तो मैं इसको दूंगा, 1.25 करोड़ मुझे अपने पास ब्लॉक करके रखने पड़ेंगे। तो इसीलिए बैंक कहेगा यार मेरा तो काफी लॉस हो रहा है तो मैं आपसे ज्यादा ब्याज चार्ज करूंगा। ये हो सकता है, ये संभावना है। और ये जो 1.25 करोड़ जो अतिरिक्त 25 लाख अब बैंक ने रखे हैं वो वरना बैंक उधार देता, अब उधार नहीं दे सकता उनको। तो ऋण मिलने की संख्या कम हो सकती है, ऋण की जो कीमत है वो बढ़ सकती है, इस बात की संभावना है। लेकिन तब भी पूंजी गुणवत्ता में सुधार होगा तो आपके यहां जो एनपीए होते हैं उनकी मात्रा कम हो सकती है। इसके अलावा बैंक अगर एनबीएफसी को ऋण दे रहा है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे। यह भी आरबीआई ने क्लियर किया है। एनबीएफसी ऋण वगैरह देती हैं लेकिन उनको वो पूरी तरह से बैंक नहीं होते, तो उन पर भी यही नियम लागू होंगे। एनबीएफसी को दोहरा घाटा होगा क्योंकि अक्सर क्या होता है, बैंक जो होते हैं वो एनबीएफसी को ऋण देते हैं और एनबीएफसी जो होती है वो ग्राहक को ऋण देती है। ठीक है, तो अब क्या है, बैंक जब एनबीएफसी को ऋण देगा तब यहां पर 25% वो एक्स्ट्रा रखेगा और एनबीएफसी जब ग्राहक को ऋण दे रही है तब यहां पर वो 25% एक्स्ट्रा रखेगी। तो एक तरह से एनबीएफसी से तो अब ऋण लेने की कीमत जो है उसमें अच्छी खासी वृद्धि होने के आसार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हां भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला। यार देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। देखो, कोई भी दुनिया के किसी भी देश में राजनीतिक पार्टियां जो चलती हैं वो चंदे से ही चलती हैं।
कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं कह सकती कि भैया हम अपना पैसा खुद कमाते हैं या हम जो है जैसे किसी प्रकार के हम बिना चंदे के चलते हैं, यह संभव नहीं है। और चंदे का भी आप याद रखो, जो आम नागरिक 100, 50, 200 हजार रुपए चंदा दे रहा है उससे पार्टियां नहीं चलती। जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने, बिजनेसमैन जो डोनेशन करते हैं, पार्टियां उससे ही चलती हैं। आप देखिए ना, किसी भी बड़ी पार्टी का देखिए, नेता हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं यार, वो आपके और मेरे पैसे से कैसे हो जाएगा? वो तो मतलब बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से उनको चंदा मिलता है। तो अब क्या है, यह बात भी स्पष्ट है कि अगर यह चंदा कौन दे रहा है यह बात क्लियर नहीं है, तो निश्चित तौर पे इसका दुरुपयोग किया जा सकता है कि भाई किसी औद्योगिक घराने ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया और अपनी पहचान छुपा कर रखी, तो निश्चित तौर पे जो है आगे जाके इसका वो उपयोग करेगा। आगे जाके अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो उससे अपने हित की चीजें कराएगा। इस बात की पूरी संभावना है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून आया था, उसके तहत भारत में क्या किया गया कि चंदा देने वाले की पहचान गोपनीय कर दी गई, कि चंदा कौन दे रहा है यह पहचान अब पता चल ही नहीं सकती। इस पहचान को गोपनीय कर दिया गया। तो द हिंदू का यह आर्टिकल कहता है, जो कि दुनिया भर में जो कानून बन रहे हैं उससे एकदम उल्टा है। दुनिया के बाकी देशों में, अमेरिका में, ईयू में, हर जगह कानून ऐसे बनाए गए हैं कि कोई अगर 1 रुपए का भी चंदा देगा तो उसकी पहचान का सार्वजनिक होना जरूरी है। इसमें एकदम पारदर्शिता है कि भैया अगर बीजेपी है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है या समाजवादी पार्टी है, जो भी पार्टी है, कौन व्यक्ति उसको पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, यह बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। दुनिया भर में ऐसे कानून बने हैं। भारत ने इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा कानून बना दिया है कि ये चंदा जो है ये कौन दे रहा है उसकी पहचान को भारत ने उल्टा गोपनीय कर दिया है। ये बात ये आर्टिकल कहता है। और जैसे अमेरिका और ईयू में पूरी तरह से पारदर्शिता, और वहां पर तो दान की सीमा भी करी गई है कि अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति दान करता है तो एक सीमा से ज्यादा दान नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि भारत में बॉन्ड के माध्यम से पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखने वाला कानून बनाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर द हिंदू का यह आर्टिकल यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आया नहीं है, आएगा तो हमको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या विचार है। लेकिन हिंदू यह स्पष्ट करता है कि हमारा विचार यह है कि चंदा देने वाले की पहचान को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पहचान को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि आप खुल के चंदा दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कानूनी तौर पे, वैध तौर पे चंदा दे रहे हैं तो इसमें पहचान छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुल के बता सकते हैं कि आपने अमुक पार्टी को चंदा दिया है, ठीक है। यह बात यहां पर ये आर्टिकल कहता है। तो अब निर्णय जो भी आएगा वो हमको पता चलेगा, लेकिन उसके पहले यह बात समझने और जानने वाली है, ठीक है। चलिए अब एक बार आज के प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन प्रश्नों के पहले भाई मंथ एंड सेल आ गई है हमारे P2I बैच पर। P2I आप जानते हैं क्या है, प्रारंभिक से लेकर साक्षात्कार तक आपको पूरी तैयारी कराता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों की आपको, ये यूपीएससी डोमेन में अब तक का सबसे अच्छा कोर्स है जो आया है भारत में, हिंदी भाषा के लिए खास तौर पे। तो आपको इसमें 3-3.5 घंटे का लेक्चर मिलेगा, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन होके मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आपको जो है इसमें अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। वहां पे आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब कुछ निःशुल्क होगा। ये सब आपको मिल सकता है अगर आप AJ लाइव कोड लगाएं और उसके बाद हमारी वेबसाइट या ऐप से आप ये कोर्स खरीदें। 22,999 में आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं AJ लाइव कोड के साथ। ये ऑफर केवल कल तक है, 30 तारीख तक वैलिड है, फिर इसके दाम बढ़ के 24,999 हो जाएगा। तो ये जो हमारा बैच 5 है ये 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है, शाम का बैच है 6 बजे वाला। और जो हमारा बैच 4 है वो सुबह 8 बजे वाला बैच है, जो कि 23 नवंबर से शुरू हो चुका है। तो आप अगर जुड़ना चाहें, अभी आपकी 2-3 क्लास उसमें छूट गई होंगी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। जिससे भी जुड़े AJ लाइव कोड लगा के जुड़े और इसको एक सही दाम पर आप प्राप्त करें, सर्वश्रेष्ठ दाम जो है उस पर आप इससे जुड़ें, ठीक है। 2024 वालों के लिए एक SIP कोर्स आ रहा है जो 7,500 का होगा। वो कल वल तक लॉन्च हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, 10-11 तारीख से शुरू होगा। वो केवल उन बच्चों के लिए है जो 2024 की थोड़ी तैयारी कर चुके हैं, जिन्हें अब रिवीजन चाहिए। कोड वहां पर भी AJ लाइव रहेगा, AJ लाइव लगा के आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरे साथ जुड़ने के तरीके हैं। अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम है, अतुल_UPSC इंस्टाग्राम है, atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल ID है, ठीक है।
चलिए आज आपको सवाल दिखा देता हूं जल्दी से। इनमें से कितने कथन सत्य हैं? पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2100 तक 1.5 डिग्री तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था, बिल्कुल सही बात है। विश्व पेरिस के लक्ष्यों को पूरा करने से चूक रहा है, यह बात भी सही है। सीओपी बैठक में सिर्फ G20 देश भाग लेते हैं, नहीं, सभी देश भाग लेते हैं। 2 कथन सत्य हैं, C2 हमारा उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? राज्यपाल किस तरह के विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, इसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, यह बात सही है, बहुत क्लियर गाइडलाइन नहीं है। राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर 1 माह के अंदर निर्णय लेना ही होता है, नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर कोई समय सीमा नहीं होती, वो कितना भी समय ले सकते हैं। ठीक है, आज का आपका सब्जेक्टिव सवाल एकदम सिंपल है। आपको मैंने कल परसों न्यायिक सेवा के लाभ बताए थे, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के। आज आपको द हिंदू में जो उसकी हानियां लिखी हैं वो बताई हैं, उन दोनों को मिला के आपको उत्तर लिखना है। केंद्रीयकृत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लाभ और हानि की चर्चा कीजिए, एकदम सिंपल है। अगर आपने कल परसों की क्लास भी करी है तब तो यह सवाल आपके लिए एकदम केक वॉक है, क्योंकि तब मैंने आपको हानियां बताई, लाभ बताए थे, माफ कीजिएगा, आज मैंने आपको हानियां बताई हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने के पहले आपको 1-2 चीजें बता दूं। आज ये क्लास मैंने ली है, जैसा आपने देखा, कल से लेकर 30 तारीख यानी कि आज बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार, इन 4 दिन ये क्लास मैं नहीं लूंगा, ये क्लास दिलीप सर लेंगे। क्लास होगी, ये याद रखिएगा, 4 बजे ही होगी, लेकिन ये क्लास मेरी बजाय दिलीप सर लेंगे। तो आप इस क्लास से जुड़े रहिएगा, अपनी तैयारी को सुचारू रखिएगा। दिलीप सर इस क्लास को, मुझे किसी पारिवारिक कारण से जाना है, मैं व्यस्त हूं, मैं उपलब्ध नहीं हूं, तो उस कारण से ये क्लास जो है अगले 4 क्लासेस जो होंगी वो दिलीप सर लेंगे। 5 तारीख मंगलवार को मैं ही इस क्लास में वापस आऊंगा, तो तब तक आप छोड़िएगा मत। द हिंदू वो पूरा पढ़ाएंगे, आपको कवर करेंगे हिंदू को अच्छे से और अच्छी चर्चा करेंगे, तो उनकी क्लास से भी जरूर जुड़िएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 5 तारीख मंगलवार को आपकी मेरे साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दिलीप सर की क्लास में जरूर आइएगा और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।